ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोग ने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कुछ टर्म्स देखे थे कि सेंट्रल मेटल्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, अलोंग विद दैट आयंस क्या है, ये सारी चीजें देखी थी। और साथ साथ में वी हैव सीन व्हाट इज मोनोडेंटेड लिगेंड एंड व्हाट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, राइट? Polydentate. Okay. Yes, yes. Now we are going to talk about one more type of ligand, and that is called as ambidentate ligand. And let's see what is ambidentate ligand. Ambidentate ligands. बेटा एमबी का मतलब तुमको क्या समझ में आता है? हमने ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ा है, क्रॉक्स आर एम्फीबियंस। तो ये वर्ड एमबी भी वहीं से बिलोंग करता है। 2 in 1, जैसे कि फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड एज वेल एज ऑन वाटर। तो उसके पास क्या है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे एमबी डेंटेड लिगेंड, दोनों तरफ से लिगेंड होना इज कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। एंड नाउ व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड how does this ambidentate ligands are different from polydentate ligands? That is what we are going to see. Just give me a moment. Okay. तो बेटा अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट ये वर्ड है, इट इज कॉल्ड एज एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। ओके, नाउ अगर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बात करें तो क्या होता है? ऐसे लिगेंड्स जिसके पास 2 एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स। लिगेंड्स अभी समझा रही हूँ, लेट मी राइट डाउन। विच हैज 2 डोनर एटम्स, वो लिगेंड्स जिसके पास क्या है? 2 डोनर एटम है। एंड can use one at a time is called as ambidentate ligand। तो ठीक है, ये तो इससे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होगा और मैं भी समझ सकती हूँ कि यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ आएगा। बेटा सबसे पहली चीज लिगेंड्स क्या होते हैं? तो इफ आई टॉक अबाउट लिगेंड्स तो यहाँ से बिल्कुल आपको ये समझ आता होगा, लिगेंड्स आर नथिंग बट दे आर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. एटम की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कि उनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स है। तो क्या बोला है? ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम्स हो। कितने डोनर एटम्स? 2। 2 का मतलब है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिगेंड्स जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एक ही स्पीशीज के ऊपर पूछा है? नहीं बेटा, देखो अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मेरा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। और ये मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाले केस में इफ आई टेक इट, यहाँ पे दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड। इसके पास 5 थे, वो 5 यहाँ पे आ गए, और इसके पास जो 6 थे, तो आई राइट डाउन, ये वाला यहाँ से हटा देती हूँ, आई कीप इट 6 हियर, फाइन। तो बेटा इन दैट केस इफ यू सी, ये दोनों लोग आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड बनने के बाद यू हैव एन डबल बॉन्ड ओ, राइट? एंड अलोंग विद दैट अगर मैं यहीं पे इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लूं या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ले लूं तो भी चलेगा। कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है और कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है। बेसिकली अगर तुम देखोगे ना, तो जो तुम्हारा लिगेंड्स होता है वो क्या करता है?
लिगेंड्स हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ। तो बेटा लिगेंड्स जब सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ से बनेगा या बॉन्ड हाई ऑक्सीजन की तरफ से बनेगा? देखो बेटा सेंट्रल मेटल में मैंने मान लो ले लिया है जिंक। जिंक मेरा एक मेटल है और वो बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्वेश्चन अराइजेस कि जिंक का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है या जिंक का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। तो इन दैट केस बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है ये ऐसा लिगेंड है जिसमें आपका नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ और आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है जिंक के साथ और एट द सेम टाइम पे अगर ऑक्सीजन चाहे तो वो खुद भी बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, जिंक के साथ। तो इन दैट केस यू कैन सी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में जो दोनों डोनर एटम्स हैं, मतलब चाहे आपका नाइट्रोजन जो कि एक डोनर एटम है वो या चाहे आपका ऑक्सीजन जो कि एक दूसरा डोनर एटम है, इन दोनों डोनर एटम्स में से कोई भी इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कोई भी क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो क्या बना सकता है? सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स व्हिच हैव मोर देन 2 डोनर एटम या 2 डोनर एटम एंड कैन यूज इट्स इलेक्ट्रॉन टू मेक बॉन्ड, मतलब तुम ऐसे ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो। Or you can write down can make use of either electrons. दोनों में से किसी के भी ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है, बट अगेन कंडीशन यहाँ पे क्या दे दी है? वंस एट अ टाइम। अब तुम बोलोगे कि मैम एम्बिडेंटेड लिगेंड को पहचाने क्यों? क्योंकि ये बहुत सिमिलर लग रहा है पॉलीडेंटेड लिगेंड से। तो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 which is your एम्बिडेंटेड लिगेंड, और दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर साइनाइड SCN। These are the only 2 examples of ambidentate ligands. इसके अलावा और कोई ambidentate ligands है ही नहीं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर cyanide, these are the only 2 examples of ambidentate ligands. Did you got this point? हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम ये समझा, तो मतलब ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स एक्सेप्शनल है ना, क्योंकि हाँ, इसके 2 ही एग्जांपल है। हाँ ये एक्सेप्शनल है इसके क्योंकि अगर तुम केस देखो तो यही वाला केस तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में भी था ना, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? पॉलीडेंटेड लिगेंड भी बोल सकती हूँ। पॉलीडेंटेड। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर साइनाइड है ये एक्सेप्शनल केस है और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। इसमें मेटल के साथ नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, इसमें मेटल के साथ ऑक्सीजन भी बना सकता है। आगे चल के व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स कंपाउंड तो ये चीजें आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझेंगी। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत डाउट हो, बट नो इश्यूज, you will know all those things one by one. Now beta, here in this chapter we have to understand a few theories, but before starting any theories, देखो थोड़ा सा मैं चैप्टर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उससे आगे पीछे करके पढ़ाऊंगी फॉर अ रीजन कि जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें अगर हम फोनोलॉजिकली जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ज्यादा नहीं, 1-8 पेजेस आगे पीछे करके हम पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखना दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा जो हमारा टॉपिक होने वाला है, देखो अभी तक तुमने क्या पढ़ा है? अभी तक तुमने ये पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, फिर तुमने उसमें देखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ सेंट्रल मेटल है, उसके साथ साथ तुमने थोड़ा बहुत लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव अंडरस्टूड कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। नाउ
we will talk more about the characteristic of coordination compound, but इसका characteristic जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अभी जो क्वेश्चन, अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम्स में जरूर आता है। एग्जाम है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट, differentiate between double salt and coordination compound. Differentiate between double salt and coordination compound. अब बेटा हम लोग ना दो नाम लिख लेते हैं। एक जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल सॉल्ट, कि ये मेरा डबल सॉल्ट है, और दूसरी जगह पे हम लिख देते हैं मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मेरा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दैट वे मैंने दो चीजें लिख दी है। इसने डिफरेंस क्या पूछा है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको यही नहीं पता है डबल सॉल्ट क्या है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट वन बाय वन, रिलैक्स। बेटा डबल सॉल्ट का जो दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड एज मोर सॉल्ट, MOHRS और सॉल्ट, दैट इज मोर सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट एंड मोर सॉल्ट, ये हमारे पास आ गया। नाउ हियर बच्चा वी विल सी दैट कि हम यहाँ पे देखेंगे डबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो तुमको फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, बट अभी तुम फॉर्मूला देखो तो सॉल्ट में एक एटम है, मेटल है FeSO4, ठीक है, ये 4 अमोनिया से लिंक्ड है, फिर है एक SO4 और उसके साथ साथ मोर सॉल्ट के अंदर है 6H2O। बेटा ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। तो ये डबल सॉल्ट है और एक ही डबल सॉल्ट आपको बुक में पढ़ना है। इस डबल सॉल्ट का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का नाम है, इस सॉल्ट का नाम है मोर सॉल्ट। So this is a very basic formula which you have to understand. Why am I calling it as a double salt? Because यहाँ पे Fe जो है वो SO4 के साथ, मतलब इसके साथ भी लिंक्ड है और इसके साथ भी लिंक्ड है, इसलिए इसको डबल सॉल्ट बोला जाता है। अब दूसरी तरफ अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दूं, तो ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा एक सेंट्रल मेटल, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक लिगेंड, और ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बेटा ये तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। अब डिफरेंस कैसे बताना है, क्या इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताना है, किसके बेसिस पे बताना है? तो बेटा पहली चीज यहाँ पे देखो, व्हाट विल हैपन, अगर तुमने डबल सॉल्ट को पानी में डाला, ठीक है, अगर बेटा तुमने डबल सॉल्ट को वाटर में डाला, तो ये पानी में जाके डिसएसोशिएट हो जाएगा। सॉल्ट की तो यही खासियत होती है ना कि ये पानी में जाता है और पानी में जाके क्या हो जाएगा, डिसएसोशिएट हो जाएंगे, इसके आयंस आपस में सेपरेट हो जाएंगे। यस और नो? व्हाट इज लाइक क्या प्रॉपर्टी है सॉल्ट की, क्या प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट की? सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अगर मैंने पानी के अंदर NaCl को डाला तो इंस्टेड ऑफ दैट पानी में जाते ही मुझे Na+ और Cl- मिल जाएगा। यस, हाँ, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे, सारे अलग हो जाते हैं, बॉन्ड टूट जाता है। तो यहीं पे भी आ डबल सॉल्ट, अगर आपने क्या लिया, a double salt which is also called as a Morse salt, a double salt Morse salts disassociate completely into simple ion when dissolved in water, या तो डिसोसिएट, ठीक है।
व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इससे क्या होगा बेटा, अगर तुमने ना मोर सॉल्ट को पानी में डाला तो Fe अलग हो जाएगा एज Fe2+, और SO4 अलग हो जाएगा एज SO4(2-), NH4 अलग हो जाएगा एज NH4+, SO4 अलग हो जाएगा एज SO4-, और वाटर अलग हो जाएगा। मतलब इसके टुकड़े टुकड़े अलग हो गए, यस और नो? यस। तो बेटा डबल सॉल्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि डबल सॉल्ट को जब भी पानी में डाला जाता है वो कंप्लीटली डिसएसोशिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली डिसएसोशिएट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालती हूँ, अगर मैं इसे वाटर में डालती हूँ, तो बेटा इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ इसका K4 का आयन अलग हो जाएगा विद इधर पॉजिटिव और निगेटिव जो भी चार्ज है। बाकी सेंट्रल मैटर और लिगेंड्स एक साथ ही रहेंगे, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं। समझ रहे हो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस? हाँ मैम समझा। बेटा ये जो सेंट्रल मैटर और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। और क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इनफैक्ट वाटर में भी जाने के बाद ये अलग नहीं हो रहे हैं, Fe अलग नहीं हो रहा है और CN6 अलग नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड does not get completely, does not gets completely disassociated in water। ये पानी के अंदर completely disassociate नहीं होंगे। Are you getting my point? और आगे उसने क्या लिखा है, the bond between central matter and ligand does not break। तुम ये भी लिख सकते हो, the bond between central matter and ligands does not break when dissolved in water। तो ये डिस्टिंग्विश ऐसे ही पूछता और आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, एक ही इनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक ही इनको डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी। डबल सॉल्ट जब भी पानी में डाला जाएगा उसका हर एक आयन अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जब हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी के अंदर डालेंगे तो उसके लिगेंड और सेंट्रल मैटर के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। आई बात यहाँ तक के समझ के? यस मैम। डन? एनी डाउट? नो मैम डाउट नहीं है, पर ये पूछना था कि जो आपने लिखा है फॉर्मूला वो लर्न करना पड़ेगा। एक सेकेंड, फॉर्मूला लर्न सॉरी करना वो आवाज आ गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो फॉर्मूला है FeSO4 और ये दोनों लर्न करना पड़ेगा। ये वाला तुमको लर्न करना पड़ेगा, और ये K4 वाला ये मैं सिखाऊंगी। ये वाला लर्न करना पड़ेगा, मोर सॉल्ट वाला। ओके कि वो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है और डबल सॉल्ट हमको है नहीं, तो यू हैव टू लर्न इट, और वही बेस्ट होगा। बाकी जो तुम्हारा इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, व्हाट आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कैसे हम इसको याद रखेंगे, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है बेटा। नाउ यू नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया, ऐसा एक कंपाउंड आया, तो साइंटिस्ट लोगों ने इनके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड इन कंपाउंड का स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या ऐसी खासियत है इन कंपाउंड्स के बीच में जो बाकी जगह पे नहीं है। क्यों तुम्हारा Fe साइनाइड के साथ 6 बॉन्ड बना पा रहा है, वाई, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है। और यही Fe अगर तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो तो इफ यू सी
एक बॉन्ड वो साइनाइड के साथ बना रहा है और दूसरा बॉन्ड वो पोटेशियम के साथ बना रहा है, यस और नो? यस। 6 और 4 कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑल टुगेदर? 10। 6 और 7। 4 ना, बाहर की तरफ 4 पोटेशियम है ना, 7 नहीं है ना बेटा। हाँ 6 और 4 10। ऐसा क्या हुआ है कि ये 10 बॉन्ड बन रहे हैं? तो ये सारी स्टडी करने के लिए मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ वहां पे लेके जा रही हूँ। तो ये सबसे पहले किसी ने अगर इन सब के बारे में स्टडी किया था तो वो वर्नर थे, एंड इट इज कॉल्ड एज वर्नर्स थ्योरी। ओके, और ये भी देखो, पहली चीज तो जो तुमने डबल सॉल्ट और ये पढ़ा है, ये सेम एज अ क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ FeSO ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने आता है 1 से 2 मार्क के लिए, तो ये फॉर्मूला तो तुमको लर्न करना है। नाउ पे अटेंशन, वर्नर्स थियरी ऑफ CC मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब बेटा वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत डिटेल से पढ़ा। वर्नर जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ बातें कहना चाह रहे थे, कुछ पोस्टुलेट्स कहना चाह रहे थे। इट विल टेक टाइम, वर्नर थियरी को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हैव पेशेंस, डोंट वरी कि मतलब क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेट्स सी। तो बेटा इनको अभी ना क्या था, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। वर्ण जैसे डाल्टन के पोस्टुलेट्स थे, वैसे ही वर्नर्स के पोस्टुलेट्स थे, या फिर आप इनको सेलिएंट फीचर्स भी बोल सकते हो वर्नर के। तो वी विल राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर। क्या लिखेंगे हम? पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर। और वर्नर के पोस्टुलेट्स किस पे दिया था वर्नर्स ने पोस्टुलेट्स? तो नो डाउट उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर दिया था। तो वी हैव पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट इज गिवन बाय वर्नर। तो पहली बार हमें किसी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में समझाया था तो वो वर्नर थे, और उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिया। ठीक है बेटा, अब ऐसा क्या कहा उन्होंने अपने पोस्टुलेट में? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा अकॉर्डिंग टू वर्नर जितने भी मेटल्स होते हैं, अब मैं जब मेटल बोल रही हूँ ना, तो तुम खास समझ के चलो कि मैम ज्यादातर जब मेटल्स बोल रही है तो वो डी ब्लॉक के बारे में बोल रही है। मेरा जो मेजर कंसर्न है वो डी ब्लॉक के मेटल्स के बारे में है। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर ब्लॉक, मैं ज्यादातर कौन से ब्लॉक की बात कर रही हूँ? मैं डी ब्लॉक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वर्नर ने बोला कि जितने भी ज्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं, पहले मैं पोस्टुलेट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में लिख रही हूँ, फिर हम लोग एक एक पोस्टुलेट्स को फिर डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट ऑफ द मेटालिक्स एलिमेंट या फिर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, exhibits two types of valency. अभी तक तो बेटा तुम लोग ने कौन सी वैलेंसी पढ़ी थी, जरा याद करो, कौन सी वैलेंसी पढ़ी थी? वैलेंस शेल वाली ना, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और वही उनका क्या हो जाता था? वैलेंसी हो जाता था। यस और नो? यस मैम। ऐसा लग रहा है तुम्हारी आवाज से कि वैलेंसी जैसा शब्द ही तुमने पहली बार सुना है। नहीं मैम, सुना है। तो ये वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, राइट? हाँ कि नारे बाबा? यस मैम। हाँ। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन कॉल इट एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में। तो ये सर ने एकदम अलग ही कंसेप्ट बता दिया हमको। हमने अब तक एक ही वैलेंसी के बारे में पढ़ा था, और वो भी था आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बेसिस पे
उसके बेसिस पे हम वैलेंसी देखेंगे। लेकिन सर ने बोला जो आपके ज्यादातर मेटल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। समझ आई बात? पहला पोस्टुलेट यही था कि एक मेटल के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। डरना मत, घबराना मत, जस्ट रिलैक्स, समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, लेट अस कम टू दी सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बोला अब ये जो 2 वैलेंसीज है ना, तो पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं कि हमने अपने जो वैलेंसीज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर का मानना था कि एक मेटल के पास क्या होती है, 2 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी, राइट? दो तो दोनों वैलेंसी को हम एक अलग अलग नाम दे देंगे। वी विल कॉल इट एज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एक मेटल जो है वो 2 टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तुम नहीं समझ रहा होगा, पोस्टुलेट को समझो। सिर्फ पोस्टुलेट याद कर लो, नहीं समझ रहा, धीरे धीरे समझेगा। वर्नर ने बोला जो एक मेटल होता है, मेटल से कहने का मतलब है जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनके पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। मान लो तुम्हें कुछ नहीं समझ आया लेकिन स्टेटमेंट तो याद हो गया होगा। यस यस ना? बेटा देखो, तुम्हारा सेंट्रल मेटल था, इसने बॉन्ड बनाया था किसके साथ? लिगेंड्स के साथ। लिगेंड्स के साथ। यस। और एक बॉन्ड यहाँ पे बना था आयंस के साथ। चाहे ये आयंस इस तरफ रहे या ये आयन इस तरफ रहे, बॉन्ड किसके साथ बनाया? मेटल के साथ बनाया। तो बेटा दो बॉन्ड बने हैं ना, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना है, ओके, और एक बॉन्ड यहाँ पे बना है। तो यहीं से हम अपना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट लेके आएंगे, लेकिन समझ के चलो। अब वर्नर के सेकेंड पोस्टुलेट पे जाते। पहला पोस्टुलेट बोलता है एक मेटल के पास 2 वैलेंसी होती है, उनको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जाना जाता है। नाउ सेकेंडली ही सेज every metal tends to satisfy its both valency। कह रहा है कि हर एक मेटल की यही कोशिश होगी, यही आपका मेटल ट्राई करेगा कि वो अपनी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर ले मतलब उनको भर ले। तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। बेटा देखो, प्राइमरी वैलेंसी का मालूम है मुझे, ये सब टुकड़े टुकड़े में जाके आगे लिंक होगा, टेंशन मत लो। प्राइमरी वैलेंसी जो आपकी है इसको हम प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैलेंसी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट इट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, जैसे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। पोटेशियम प्राइमरी वैलेंसी बोलो रे बाबा। -1। अब 1, लीव माइनस और प्लस, लेट्स टेक इट 1। मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3। तो जो एक मेटल का ऑक्सीड, ये ON जो है ना, ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, ये एक मेटल का क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है।
प्राइमरी वैलेंसी को हम प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं, और एक मेटल की प्राइमरी वैलेंसी का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मेरा ऑक्सीजन का, या चलो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, मतलब हम दूसरे एलिमेंट्स ले लेते हैं जो मेटल है। तो जैसे कि मेरे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 उसकी वैलेंसी है, या तो वो 3 दे दे या 3 ले ले, ठीक है। ये उसका हो गया प्राइमरी वैलेंसी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, चलो ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है, और मोस्ट ऑफ द केस में बेटा अगर तुम ये देखोगे तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को, ये प्राइमरी वैलेंसी को पढ़ चुके हैं, यस और नो? Yes. पढ़ चुके हैं ना, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है ना बेटा। हाँ ऑक्सीजन Yes, की yes. वैलेंसी कितनी है? 2। नाइट्रोजन की -2 वैलेंसी कितनी है? 3। चलो अभी हम माइनस प्लस नहीं रखते। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। 1 हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। So this is how we have studied valency on the basis of oxidation number. Secondary valency is on the basis of coordination number. Secondary valency जो है ये किसके बेसिस पे है? तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे। अब तुम्हारे माइंड में आएगा ये क्या चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अभी तुम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात मत करो, जस्ट रिलैक्स अबाउट दैट। अब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आगे चल के पढ़ाने ही वाली हूँ। तो बेटा सर ने क्या बोला, एक मेटल जो होता है उसके पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। मेटल के पास प्राइमरी वैलेंसी भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। फिर सेकेंड पॉइंट पे उन्होंने क्या बोला है कि एक जो आपका मेटल होता है ना, वो ज्यादातर कोशिश करता है कि वो अपने दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर ले, वो अपने प्राइमरी वैलेंसी को भी कंप्लीट कर ले और अपने सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेकेंडरी वैलेंसी कर ले, दोनों को क्या करे, कंप्लीट कर ले। अब क्वेश्चन एक चीज देखो ना, हाँ बेटा तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में नहीं पता है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने तुमको कुछ एक्सप्लेन किया था कि इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। हाँ मैं आपने बोला था द हाँ, नंबर ऑफ बोला था। लिगेंड्स। द नंबर ऑफ लिगेंड्स, या तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर ये मेरा एक एटम, ठीक है, और अगर ये 2 और एटम से सराउंडेड है, ठीक, ये बी और ये बी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। नेबरिंग एटम्स जो इससे अटैच्ड हैं वही उसके क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। आई बात समझ? Yes, yes. यस मैम समझ गया। सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है Solid कि क्या? नहीं? सॉलिड स्टेट नहीं 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 पढ़ा। सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा। तो अभी सीधा सीधा समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नेबरिंग एटम्स। नेबरिंग एटम्स, चलो ठीक है। आपका घर है, आपके घर के बाजू में एक घर है, राइट साइड पे एक, आपके घर के बाजू के लेफ्ट साइड में एक घर है। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। दो आपके घर के बाजू में भी घर है, लेकिन उससे आप लिंक्ड हो क्या? नहीं। जो नहीं। आपको टच कर रहा है, जो आपको अटैच कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे ये A इस B से भी अटैच्ड है और इस B से भी अटैच्ड है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बट आपके घर के पीछे भी एक घर होता तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता? आपके घर के आगे भी एक घर है, आपके घर के राइट साइड पे, आगे नहीं यार, आगे होगा तो उसकी घर में एंट्री होगी ना, दरवाजा खुलेगा। बी देखो बी कितनी जगह से सराउंडेड है? 3 जगह से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बोलो रे बाबा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। 3 नेबरिंग एटम्स जो एक दूसरे को, ये एक सर्कल है जो तुम्हारा मेन एलिमेंट है, ठीक है,
ये अटैच्ड है 4 चीजों से, मतलब ये इनसे लिंक किया हुआ, मेरे डायग्राम पे मत जाओ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 अभी कितना हो गया? 5 अभी कितना हो गया? 6 अभी कितना हो गया? 7। 7. क्या मैं इससे ज्यादा भी ला सकती हूँ? नहीं। हाँ नहीं, मतलब 1 फीट हो जाएगा उसमें। एक इधर ला सकती हूँ, ठीक है। 8। हाँ अब इसके बाद भी मैं ला सकती हूँ क्या? नहीं। नहीं। नहीं. बेटा सर का तीसरा पॉइंट यही था। इन्होंने क्या बोला, एक मेटल की 2 वैलेंसी होती है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है और सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नेबरिंग एटम्स का नंबर है। कूल। और उन्होंने क्या बोला कि हर एक मेटल कोशिश करेगा कि वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर ले, मतलब उसको भी फुलफिल कर ले, और अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर ले। आई बात समझ? क्या बोलेगा? यस मैम। क्या बोलेगा कि मेटल आपका प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर ले और एट द सेम टाइम क्या करे, सेकेंडरी वैलेंसी को भी। सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई। अब ये क्या बोल रहे, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वर्नर्स पोस्टुलेट का, वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी से मतलब कोऑर्डिनेशन उसका नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी बेटा, सेकेंडरी बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर, लुक ना हियर। हाँ मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर ही बोला। अच्छा, तो शायद मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सुना। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ने क्या बोला, तुम उसके प्राइमरी वैलेंसी के साथ जितना मन में आए छेड़खानी कर लो। प्राइमरी वैलेंसी को तुम कम कर लो, ज्यादा कर लो, कभी अप कर लो, कभी डाउन कर लो, लेकिन एक सेंट्रल मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा फिक्स होती है। क्या बोला बेटा उन्होंने, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ एनी मेटल इज ऑलवेज फिक्स। मतलब एक मेटल कितने कोऑर्डिनेशन, अभी जैसे कि यहाँ पे एटमोस्ट 8 हो सकता था, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, ये हमेशा क्या होता है बेटा, ये हमेशा फिक्स होता है। आई बात समझ? तीसरा पोस्टुलेट समझा क्या? अभी इसका सब हम लोग एनालाइज करेंगे, एनालाइज का मत फिक्र करो, सिर्फ पॉइंट को समझते जाओ। मतलब मैं सिर्फ तुम्हें इसकी ब्रीफिंग दे रही हूँ, अभी मैं डिटेल्स पे नहीं गई हूँ। सो गए? नहीं नहीं मैम. मैम. मैम थर्ड पहला, पॉइंट नहीं समझ रहा है। हाँ गड़बड़ है थर्ड पॉइंट नहीं समझ रहा है बेटा। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है ना कि जैसे कि हमने जब ये एग्जाम्पल लिया FeCN6, ठीक है, तो अगर मैं क्या इसके बदले में 6 की जगह पे 5 लिख देती चलता? वो बोल रहा है नहीं चलेगा। सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 है तो 6 ही रहेगी। अब तुम बोलोगे कि मिस हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? तो बेटा मैं बोल रही हूँ वो आगे जाके पढ़ेंगे, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो आगे जाके पढ़ना है। बट एक चीज समझ के चलो, सेकेंडरी वैलेंसी बदलती नहीं है। If secondary valency 6, it has to be 6 in any ways, otherwise bond बनने वाला नहीं है। Are you getting my point? वो जैसे स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए तो 8 चाहिए, तुम 7 पे और 9 पे रिक्वेस्ट करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। तो एक मेटल का जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा फिक्स होता है, और वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई कमी या मतलब कम ज्यादा कुछ नहीं करेगा, जितना है उतना उसको मिलना ही चाहिए। तो देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, तीनों पॉइंट को पहले कैसे एक्सप्लेन किया है। द मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब उन्होंने कॉम्प्लेक्स करके लिखा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाएंगे इनके लिए।
possess two types of valency, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फिर सेकेंड पॉइंट में बोला है प्राइमरी वैलेंसी जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं सिंपल में बता रही हूँ, वो लोग ने थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है और वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ तक की बात समझ आई बेटा? बात समझ आई से कहने का मतलब है तुमको पॉइंट समझ आया क्या? इसका इंक्लूजन कैसे होगा वो मैं नहीं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तुम्हारे सामने 3 पॉइंट्स लिखे, तुमको सिर्फ वो 3 पॉइंट समझने हैं। चौथा और लास्ट पोस्टुलेट सब लिंक करोगे, टेंशन मत लो। चौथा और लास्ट पोस्टुलेट जो वर्नर ने बोला वो ये बोला सेकेंडरी वैलेंसी of central metal will decide shape। तुम बोलोगे ये क्या है, मैं बोल रही हूँ we will keep this for pause और हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे जाएंगे और जब मैं तुमको लास्ट में पढ़ाऊंगी ना तब मैं ये पॉइंट डिस्कस करूंगी और लास्ट में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बेटा 3 पॉइंट तुमने याद कर लिया है क्या? 2 मार्क के लिए सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट वर्नर्स पोस्टुलेट। एवरी मेटल have most of every metal exhibit 2 types of valency. Valencies are primary valency and secondary valency. Primary valency is an oxidation number of metal, while secondary valency is a coordination number of metal. Secondary valency is always fixed. और लास्ट में क्या दिया हुआ, मतलब बीच में क्या दिया हुआ, every metal will satisfy its both valency। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ना CM क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये CM ये उधर आपने नीचे लिखा ना, फोर्थ सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ C.M। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल विल डिसाइड शेप, तो उस पे मत जाओ। अभी समझने की कोशिश करो, चारों पॉइंट को डिकोड करते हैं। ओके, चारों पॉइंट अभी जो मैंने तुमको बताया उसको और डिटेल में लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी के और भी बहुत नाम हैं। प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी के नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल वैलेंसी। इसी को हम आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं और इसी को हम ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोलते हैं, हालांकि ये सब कुछ नहीं आएगा तुमको तो डरना मत। और इसी को हम सब्सिडरी वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास 4-5 नाम है, प्राइमरी वैलेंसी, प्रिंसिपल वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी, ऑक्सिलरी वैलेंसी एंड सब्सिडरी वैलेंसी। बेटा जब कभी भी तुम ये मत सोचना कि मैं पागल हो गई और मैं तुम लोग को स्ट्रक्चर नहीं दिखाया और मैं पहले ही तुमको बता रही हूँ शेप एंड ऑल। कभी भी प्राइमरी वैलेंसी को एक सॉलिड लाइन से डेजिग्नेट किया जाएगा, एक स्ट्रेट सॉलिड लाइन से। ये प्राइमरी वैलेंसी का डेजिग्नेशन होगा, सॉलिड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एक सॉलिड लाइन से जानी जाती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो वही सारे पॉइंट्स है जो मैंने तुमको बताए हैं, राइट? यस मैम। देखो सिर्फ पॉइंट समझते जाओ, थियरी समझ आ जाएगी। अभी हम वर्नर के स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो थियरी समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं सिर्फ
बोल रही हूँ कि कभी भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं वर्नर थियरी में सॉलिड लाइन आएगा मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी बता रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है, कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है बेटा, ये किसके बेसिस पे होती है? Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे। और सेकेंडरी वैलेंसी को डेजिग्नेट करने के लिए ये वाली लाइन यूज की जाती है। मेरा वाला टेढ़ा गया है मतलब डैश लाइन, या फिर हम डॉट डॉट भी यूज कर सकते। अगर कभी सेकेंडरी वैलेंसी बनाना हो तो हम ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके। Yes, yes. अब बेटा समझने की कोशिश करो। वर्नर के हिसाब से तुम्हारे पास एक मेटल होता है, ठीक है? ये मेटल को वर्नर गोल सा बना दिया है। M is a metal, M can be any central metal. M मेरा एक मेटल है, ठीक है? उन्होंने क्या बोला है? ये मेटल दो तरह की वैलेंसी बनाएगा। तो उन्होंने दोनों वैलेंसी को शो करने के लिए ओके बेटा, ये जो बीच में तुमको दिख रहा है ना, ये क्या है जो बीच में तुमको दिख रहा है? वो मेटल दिख रहा है। सर ने बोला कि दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है? आगे की स्टोरी ये कुछ इस तरह से बता रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कम ज्यादा की जा सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स है। तो बेटा देखो, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ये इनर स्फीयर को बोला, एक सेकेंड, सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज योर इनर स्पेस। इनर स्पेस, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखना। और ये आउटर स्पेस है या आउटर स्फीयर है? आउटर स्फीयर। अभी मैं तुमको सिर्फ वर्नर का स्ट्रक्चर, हमने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा था। अगर इफ यू रिमेम्बर, मेरे पास एक फॉर्मूला था के, कौन सा फॉर्मूला था बेटा? मोर सॉल्ट के साथ साथ K4 ब्रैकेट K4, फिर हमारे पास था ब्रैकेट ब्रैकेट CN6 और उसके साथ साथ ये ब्रैकेट, ठीक है? क्लोज। ये एक स्ट्रक्चर है ना। चलो इसमें ये पता लगाते प्राइमरी वैलेंसी किसके साथ है, सेकेंडरी वैलेंसी किसके साथ है। Fe तुम्हारा सेंट्रल मेटल है कि नहीं है? Fe तुम्हारा क्या है बेटा? Fe तुम्हारा सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल, ठीक है? तो Fe एक बॉन्ड लिगेंड के साथ बना रहा है, यस। एक बॉन्ड K4 के साथ बना रहा है, यस। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो क्या बेटा तुम मुझे ये बता सकते हो Fe ने Cn के साथ कौन सी वैलेंसी बनाई है, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। सेकेंडरी ना, सेकेंडरी हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बेटा? हाँ, सॉरी। तो ये इसकी क्या है? सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो वैलेंसी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। याद रखना, सेकेंडरी वैलेंसी। और यहीं पे अगर सेंट्रल मेटल और आयंस के बीच में वैलेंसी बनती है तो इट इज अ प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स, प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल।
प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल. 1 second now. ओके तो बेटा अभी यहाँ पे देखना, वर्नर ना बच्चा तुमको इस फिगर, इस ये जो तुम्हारा पूरा ड्राइंग फॉर्मूला है ना K4FeCN6, इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहा है. ठीक है, तो तुम्हारा सेंट्रल मैटर कौन है जरा मुझे बताओ. विच वन इज योर सेंट्रल मैटर? ये बीच वाला Fe. तो अगर तुम वर्नर की थियोरी में स्ट्रक्चर बना रहे हो, तुम Fe को एकदम बीच में रख दोगे. ठीक है, आ गया बीच में, आ गया. अब बेटा बाहर की, मैंने क्या बोला, अंदर सेकेंडरी वैलेंसी होगा कितना, एक. नाउ डोंट गो इन माय स्ट्रक्चर, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि फिगर बनना. 2 3 4, क्या मैंने गलत बना दी, 5 और 6. आई नो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बट लीव इट. चलो बेटा ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है ना अंदर की तरफ, ये मैंने इसकी, यार मुझे डैश से नहीं डॉट से बनाना था. चलो हम लोग इसको एक तो ये सरल बेटा. Fe का अब तुम्हें इसको ना सारे पोजीशंस देने हैं. अब कैसे देखो, Cn 6 बार अटैच करना है, तो एक Cn इधर अटैच हो जाएगा, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी के साथ. दूसरा इधर अटैच हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे अटैच हो गया, चौथा, पांचवा और ये 6. हम अपने Cn को ऐसे अटैच कर देंगे. तो इनर वाला जो स्पीयर होता है ना, जो अंदर वाला स्पीयर है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी. और जो बाहर वाला स्पीयर है वो क्या दिखा रहा है, वो प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहा है. तुमको ये शेप नहीं दिया, लेकिन ये सारी चीजें दी हुई है, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा शेप से लर्न कर समझने में. अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CN कितनी बार? 6 बार. ठीक है, ये तुम्हारा CN हो गया. अब वो क्या बोल रहा है, जो बाहर वाला स्पीयर होता है ना, बाहर वाला, वो क्या डेजिग्नेट कर रहा है, वो डेजिग्नेट कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी. अपनी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बेटा? K4. तो वैलेंसी कितनी? 4. राइट, 4. तो 4 कहीं पे आ जाएगा, 1 2 3 4, चारों जगह पे आ गया. यहाँ पे एक पोटेशियम, यहाँ पे एक पोटेशियम, यहाँ पे एक पोटेशियम और यहाँ पे एक पोटेशियम. तो वो उसकी कौन सी वैलेंसी दिखा रहा है? सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी को वो स्ट्रेट डैश से दिखा रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए वो डॉटेड लाइन का यूज कर रहा है. ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी. आई बात समझ यहाँ तक के? हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी देखो, बस इतना ये वर्नर की थियरी थी. अभी तुमको शेप वाला जो 4th पॉइंट है ना बेटा, वो नहीं समझेगा. कब तक नहीं समझेगा? जब तक हम लोग शेप वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे. बट आई गेस इस बार शेप नहीं, हाँ, तो वो आगे जाके समझेगा व्हाई एंड व्हाट वर्नर इज बेसिकली सेइंग. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन न्यू टाइप. अभी हम लोग बहुत सिंपल सी टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. देखो, अभी तुम बोलोगे कि मैम जो आपने इससे पहले अगर पढ़ाया था उसको ओवरऑल कंक्लूड करके मुझे लिखना हो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये क्या है?
तो बेटा वर्नर की 4 पोस्टुलेट है, 3 भी लिखोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। एवरी मेटल हैज 2 वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यू कैन राइट डाउन, प्राइमरी वैलेंसी is its oxidation number and secondary valency is its coordination number। ये दूसरा पॉइंट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? No. तीसरा पॉइंट होता है सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड। सेकेंडरी वैलेंसी जो हमेशा आपकी होती है वो फिक्स होती है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। एनी इशू? क्यों फिक्स है बताऊंगी आगे चल के, वो तुमको खुद पता लगेगा क्यों फिक्स है। और चौथा पॉइंट क्या होता है कि चौथा पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी शेप डिसाइड करता है। क्यों शेप डिसाइड करता है? मान लो बेटा किसी की सेकेंडरी वैलेंसी 3 है तो उसका शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल हो जाएगा। किसी की सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, उसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। किसी की सेकेंडरी वैलेंसी 8 है तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? ऑक्टागोनल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे शेप डिसाइड होता है। बट डिटेल में कैसे डिसाइड होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। अभी हम लोग थोड़ा लाइटर नोट पे चैप्टर को एंड करेंगे कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ के। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के टाइप है। अगली लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे एंड यू विल एंजॉय एंड यू विल लव इट। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में ना बेटा सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के बेसिस पे हम क्या क्लासिफाई करने वाले? कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करने वाले। तो पहला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इट इज कॉल्ड एज होमो लेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक का नाम आ रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरे का नाम आ रहा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब बेटा ध्यान से सुनना, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में ना अगर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, सेम वही ले रही हूं जो तुमने पढ़ा, K4, फिर तुम्हारा आया FeCN6 और कहानी खत्म। बेटा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इस केस में? व्हाट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। बोलो रे बाबा बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है ना। तो क्या ये 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, एक ही कंपाउंड के हैं? यस मैम एक जैसे होगा ना? एक जैसे होंगे। क्या ये हमेशा जरूरी है? नहीं, दे कैन बी डिफरेंट। अभी तुम पढ़ोगे आगे जाके, लेकिन ये एक जैसे हैं। तो अगर 4 लिगेंड्स हैं और चारों एक जैसे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं? दी कॉम्प्लेक्स। दी कॉम्प्लेक्स मतलब ये पूरा K4 से लेके यहां तक का दी कॉम्प्लेक्स in which metal is bonded to only one type of ligands। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका मेटल एक ही तरह के लिगेंड से घिरा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? इतना सन्नाटा क्यों है? देखो बेटा होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक।
होमो स्टैंड्स फॉर सेम, लेप्टिक मतलब एल से समझ लो लिगेंड। Same. अगर एक तरह के ही लिगेंड्स एक कंपाउंड के अंदर है तो उसको हम होमोलेप्टिक लिगेंड बोलते हैं। बेटा आगे जाके तुम पढ़ोगे कि एक ही जैसे लिगेंड हो ये जरूरी नहीं है, वो भी चेंज होता है, ठीक है। अगला हेट्रोलेप्टिक लिगेंड में वी कैन टेक एन एग्जांपल, मेरे पास यही कंपाउंड है K4FE। बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Fe का 6 ही है। तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता लगा, बेटा मैं तुमको भी कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी, उसके लिए कुछ रूल्स है, तो अगली बार से हम वो रूल्स ही पढ़ने वाले, बट फॉर नाउ Fe, ठीक है। Fe 6 से ही सराउंड कर सकता है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप 5 लोगे वो नहीं रखेगा, आप 7 लाओगे वो 7 भी नहीं लेगा, तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन साइनाइड सिर्फ 4 है, CN कितना है, सिर्फ 4 है। तो ऐसे केस में वो अपने आप को जो मतलब उसका कंडीशन था 4-6 का वो सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी और की मदद ले सकता है। इनफैक्ट बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर बुला सकता है, लेकिन अंदर के चीज को सिर्फ और सिर्फ 6 रखेगा। तो इसने बाहर से 2 पोटेशियम मंगा लिया। अब क्योंकि इसने बाहर से 2 पोटेशियम मंगा लिया तो ये K2 हो गया, लेकिन आपके अंदर के बॉक्स में लिगेंड्स चेंज हो गए, 2 तरह के लिगेंड्स आ गए बेटा। यस। देखो सेंट्रल मेटल के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तुम बोलोगे मैम ये के तो बाहर आयन था, हाँ बेटा बाहर है तो आयन है, अंदर आ गया तो लिगेंड है, समझ रहे हो। अभी अगर मैं आपको बताऊं एन एग्जांपल CONH3 फॉर 6 टाइम और इसके बाहर लगा हुआ है क्लोरीन फॉर 3 टाइम, ये एक होमोलिप्टिक लिगेंड है क्योंकि अंदर जितना भी लिगेंड है मतलब आपका अमोनिया वो एक जैसा है। बट मेरे पास CONH3 और यहाँ पे सिर्फ 3 ही अमोनिया बचा था। कितना अमोनिया बचा था बेटा मेरे पास, सिर्फ 3। तो इन दैट केस मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। अब मुझे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहीं से भी अटेंड करना है, तो मैं क्या क्लोरीन आ जाएगा ना, बाहर से 3 क्लोरीन को अंदर ले लूंगी, ठीक है। तो अब बताओ ये मुझे होमोलिप्टिक लिगेंड हो गया कि हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बेटा स्टेटमेंट ऐसा ही रहेगा, द मेटल इन विच द मेटल इज बाउंडेड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। अभी ये 2 है ना, इन एनी केस इट कैन बी 3 एज वेल, ये 4 भी हो सकते, बट उतना नहीं जाता है, 3 तक तो चला ही जाता है, समझ रहे हो बात। यस मैम। एक सेकेंड ना, हेलो, नहीं मम्मी तो नहीं आई, क्यों? आप नहीं आओगे अभी, ठीक है, अपना जो भी पैसा है आके लेके जाना, अभी मत आओ, 1-2 दिन के बाद आना, अभी मम्मी तो गांव है ना। हाँ तो अभी मम्मी तो गांव है, आ, उसके बाद ही पॉसिबल होगा, ठीक है, हम लोग देख लेंगे दूसरे काम का भी। ओके इधर देखो बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा CONH3 3 बार और 3 क्लोरीन। तो यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड्स आ रहे हैं ना, क्योंकि 2 तरह के लिगेंड्स आ रहे हैं, नाउ इट इज कॉल्ड एज हेट्रोलिप्टिक लिगेंड्स। इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक लिगेंड्स। फाइन, अगर 4 टाइप का आया ना तो भी तुम इसको हेट्रो ही बोलने वाले, और 50 आने वाला है तो भी तुम इसको हेट्रो ही बोलने वाले। समझ आई बात यहाँ तक के? Yes, ma'am. Yes. Now what we are going to do is हाँ एक होमवर्क जो तुम लोग करके आओगे अगली बार। मैंने everyone have textbook with them? Yes, ma'am. यस। बेटा टेक्स्ट बुक में एक पेज है और उस पेज का नंबर है, मतलब एक नहीं बहुत सारे पेज है, लेकिन तुम पेज नंबर 196 ओपन करो।
फ्रिज में रखे दूसरा ले आ। खोला बेटा? यस मैम। बेटा अब देखना, हाँ ओके, अगर किसी चीज के ऊपर निगेटिव चार्ज हो तो वी कॉल इट एज अनायनिक, ठीक है। तो अगर मेरे अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है, मतलब ये जो मेरा साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो इट विल बी कॉल्ड एज अनायनिक लिगेंड। अगर यहीं पे पोटेशियम है तो इसको मैं क्या बोलूंगी? कटायनिक लिगेंड बोलूंगी। अगर यहीं पे वाटर आ जाता है H2O तो वो न्यूट्रल है, उसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। तो लिगेंड्स में भी क्लासिफिकेशन होगा। तो आपके पेज नंबर 196 के ऊपर एक टेबल है और उसपे आयोनिक लिगेंड दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? हाँ दिया है। Br माइनस आयोनिक लिगेंड में अगर ब्रोमीन होगा तो वी विल कॉल इट एज अ ब्रोमाइड। समझ रहे हो? Br माइनस अनायनिक लिगेंड है और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इसका नाम आ जाएगा ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमो। और IUPAC ब्रोमाइड को ब्रोमो लिखेंगे, क्लोराइड को क्लोरो लिखेंगे, फ्लोराइड को फ्लोरो लिखेंगे, आयोडाइड को आइडो लिखेंगे। यहाँ तक तो मुझे लगता है हमने हेलो में भी किया है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, राइट? यस मैम। ठीक है। साइनाइड को Cn माइनस को तुम लिखोगे साइनो। प्यार से तुम साइनाइड को क्या बोलोगे? साइनो बोलोगे, ठीक है। अगली बार में ये पूरे नाम तुमको एनीवेज याद होने चाहिए। SO4 2 माइनस सल्फेट बोलते हैं यूजुअली, यहाँ पे तुम इसको बोलोगे सल्फेटो। क्या बोलोगे? सल्फेटो, ठीक है। कोई डाउट? NO3 को हम बेसिकली नाइट्रो बोलते हैं, बट यहाँ पे हम इसको बोलेंगे नाइट्रेटो। क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। नाइट्रेटो। आई बात समझ? यस। CO3 को कार्बोनेटो। कार्बोनेटो। डन। फिर CO का किधर किया है? CO का नहीं, CO3। CO अच्छा ओके। बेटा बाद में जाएंगे, पहले निगेटिव चार्ज वाला देख। OH को हम क्या लिखेंगे? हाइड्रो ऑक्साइल होता है ना, इसका नाम आ जाएगा हाइड्रो ऑक्सो, ठीक है। C2O4 माइनस 2, इसका नाम आ जाएगा ऑक्जेलेटो। समझ रहे हो? इसको एज इट इज लर्न करना है। NO2 अगर होगा तो इसको तुम लिखोगे नाइट्रो। SCN होगा तो यू विल कॉल इट एज अ थायोसाइनेटो। ये सब तुमको लर्न करना है अगली बार, नहीं तो नोमेनक्लेचर नहीं करने आएगा। और अगर यहीं पे NSCS है, सॉरी N इतना ही है, ज्यादा डरो मत, इतना ही है NCS, तो इसको हम लिखेंगे आइसोथायोसाइनेटो। समझ रहे हो? ब्रोमीन ब्रोमो, साइन आयोडीन आइडो, क्लोरीन क्लोरो, ये तो छोड़ दो। CN साइनाइड को क्या बोलेंगे बेटा? साइनो, ठीक है। SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फेटो। NO3 को क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो। NCN को क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनेटो। CO3 को कार्बोनेटो। OH को हाइड्रो ऑक्सो। C2O4 को ऑक्जेलेटो।
NO2 को नाइट्रो और SCN को थायोसाइनाइड। ठीक है, ठीक है बेटा। यस ये Yes, ma'am. सबके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये आपके आयोनिक लिगेंड्स है, दे आर योर आयोनिक लिगेंड्स। ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, तो इतना ही है, तो मुझे लगता है तुम कर सकते हो। साइनाइटो आइनाइटो तो याद है तुमको, एक दो वो हाइड्रोक्सो ये तो कॉमन है, सिर्फ आइसोथायोसाइनाइटो और थायोसाइनाइटो तो NO नहीं बोला आपने, हाँ ONO। ONO, अरे बेटा यही जो NO है ना, इसी को ONO लिखा हुआ है, नाइट। अरे अच्छा नहीं 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 डिफरेंट है। नहीं, वो एम्बिडेंटेड लिगेंड का दिया हुआ है, ONO विल बी और नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड का ONO है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब पॉजिटिव पे आते हैं। पॉजिटिव लिगेंड को हम कटायनिक लिगेंड बोल सकते हैं, और पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम है, और एक्चुअली पॉजिटिव नहीं करेंगे आज। देखो ना, इधर जैसे ऑटो ऑटो लगा रहे हैं ना, उधर 8 लगाते हैं। एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, गोल्ड ऑरेट, क्योंकि गोल्ड का AU से ऑरेट। फिर मैग्नीशियम मैग्नेट, प्लैटिनम प्लैटिनेट, क्रोमियम क्रोमेट, कॉपर क्यूपरेट, आयरन फेरेट, निकल निकलेट, जिंक जिंकेट। मतलब लास्ट में 88 लगा रहा है, बट जाने दो, वो नहीं करेंगे आज, हम लोग सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो न्यूट्रल लिगेंड का। बेटा NH3 को क्या बोलते हैं नॉर्मली? अमोनिया। अमोनिया। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, नीदर पॉजिटिव नर निगेटिव चार्ज। You are going to call it in this chapter amine। क्या बोलोगे? Amine। और उसमें भी डबल M, AMMINE, अमाइन। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं नॉर्मली, है ना? यस। अब इसको बोलोगे कार्बोनाइल। आई बात समझ? तुम H2O को वाटर बोलते हो, हाँ। यहाँ पे तुम इसको एक्वा बोलोगे। एक और है, बट वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारे अनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड हो गए। फाइन, यस। बस वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट टाइम ये सारे वर्ड्स लर्न करके आना। अभी हम लोग अगली बार IUPAC रूल को पढ़ के इसका नोमेनक्लेचर करना है, वो कैसे करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा और फिर 2 लेक्चर और हो जाएगा खत्म। बहुत मजेदार चैप्टर है बाय द वे। देखो क्वेश्चन में भी क्या दिया है, व्हाट इज बाइडेंटेड लिगेंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, तुम्हारा फेवरेट बनेगा, बट अभी नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं है। सो गाइस विद दिस क्या मीटिंग एंड हो गई है? स्टॉप शेयरिंग। ओके, विद दिस वी विल एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को मैंने सुना ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है, ऐसा है क्या? अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम इतना पढ़ के आना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर और साथ साथ में बहुत अच्छा चैप्टर है। एटलीस्ट सारे जो सड़े हुए चैप्टर्स होते हैं, सड़े हुए से मेरा कहने का मतलब है एल्डिहाइड एंड ऑल, जो बोरिंग होते हैं उनसे तो ये बहुत अच्छा, और डी ब्लॉक से भी। ठीक है बेटा, और फिजिकल तो इजी, ऐसे इजी चैप्टर्स को खत्म करो पहले। विल सी यू
नेक्स्ट टाइम और वेडनेसडे ना, हाँ वेडनेसडे को मिलते हैं, विल कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट। चलो बाय बाय। Bye, ma'am. हाँ, मैम। बाय।